नमस्कार दोस्तों। साल 2022 उत्तराखंड के लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि साल 2022 में उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाले के मामले की बात सामने आई। तो इसके बाद साल 2023 में हुए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में अतिक्रमण की बात सामने आई और अब उत्तराखंड को लेकर हर कोई एक ही बात कर रहा है कि जोशीमठ का क्या होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जोशीमठ बना कैसे? क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? जोशीमठ की जियोलॉजिकल स्थिति क्या है? लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए जोशीमठ की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर जोशीमठ के पहाड़ दरक जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम का क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जोशीमठ की इस हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो चलिए बात करते हैं जोशीमठ के बनने से लेकर उजड़ने तक की कहानी पर। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित इस नगर के बनने की यात्रा काफी लंबी है। जोशीमठ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा एक प्रतीक है। आदि शंकराचार्य से भी सदियों पहले से पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद ने जप किया और भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है और भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर जोशीमठ के इस मंदिर में ही निवास करते हैं। जोशीमठ को आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से भी जाना जाता है। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यहीं स्थापित किया था। इस जगह को तब ज्योतिर्मठ कहा जाता था, जो बाद में जोशीमठ कहलाया। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की सात्विक से बनी मूर्ति की दाहिनी भुजा साल दर साल पतली होती जा रही है। इसे लेकर कई मान्यताएं भी हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में लिखा गया है कि जब भगवान नरसिंह की मूर्ति की दाहिनी भुजा टूटकर गिर जाएगी तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। ये जगह बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में स्थित है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है, जिसे नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए थे और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। जोशीमठ का संबंध 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कीर्तिपुर था, जो उनकी राजधानी थी। कत्यूरी शासक ललित सूत के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर नाम दिया गया है। माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कंटूरा वासुदेव ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। इस राजवंश के राजाओं ने यहाँ पर हर तरफ मंदिरों की स्थापना करवाई। कीर्तिपुर को ही बाद में जोशीमठ कहा गया। आगे बात करते हैं कि आखिर क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। इसका एक पौराणिक और एक वास्तविक उत्तर है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना था। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली भी बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद एक शिखर आता है स्वर्ग रोहिणी। कहा जाता है कि यहीं से पांडवों ने एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के चलते जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। लेकिन इसका एक वास्तविक उत्तर भी है। जोशीमठ को पार करने के बाद आगे फूलों की घाटी आती है और ओली की शुरुआत होती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग जैसी है, जिसके चलते भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो है जोशीमठ का इतिहास और उससे जुड़े उल्लेख। अब आते हैं जोशीमठ की जियोग्राफिकल स्थिति पर। हिमालय की फुटहिल में बसा जोशीमठ उत्तराखंड का एक छोटा शहर है। यह शहर त्रिशूल पीक की उतरती ढलान पर स्थित है, जो एक संकरी जगह है। यह शहर अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जबकि त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7250 फीट की है। इसके उत्तर पश्चिम में बद्री पर्वत है और उत्तर में कामेट पर्वत है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि जोशीमठ भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके जोन 5 में आता है।
यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ करीब 4000 घर हैं जहाँ 17000 लोग रहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा 12 साल पुराना है तो यहाँ की जनसंख्या पिछले आंकड़ों से काफी ज्यादा होगी। बद्रीनाथ हेमकूट जाने वाले टूरिस्ट जोशीमठ में ही आकर रुके हैं, तो यहाँ पर पिछले कुछ सालों में काफी होटलों का भी निर्माण हुआ है। लेकिन जितना अहम जोशीमठ आम जनता के लिए है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये आर्मी के लिए रखता है। साल 1962 के युद्ध में चीन से लोहा लेते वक्त भारतीय सेना जोशीमठ में ही आकर रुकी थी। चीन बॉर्डर पर स्थित नीतीमाणा गांव जाने का रास्ता जोशीमठ से ही होकर गुजरता है और एलएसी पर देश की सुरक्षा में रत आर्मी का कैंप भी जोशीमठ में ही स्थित है। यही कारण है कि जो करोड़ों की लागत से 4 धाम रोड बन रहा है वो भी जोशीमठ से होकर गुजरता है। चीन के साथ सीमा विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और भारतीय सेना का सीमा तक आवाजाही करने, रसद और एम्यूनेशन पहुंचाने के लिए 4 धाम परियोजना काफी अहम हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कहीं यही 4 धाम परियोजना ही तो जोशीमठ के पतन का कारण तो नहीं बन रही है। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर जोशीमठ की इस हालात का जिम्मेदार कौन है और क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका हिस्ट्री में जियोलॉजिस्ट ने जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया के बारे में क्या कहा था उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले साल 1939 में आर्नोल्ड हिम्स और अगस्ट गैंसर ने अपनी किताब सेंट्रल हिमालय में बताया था कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जोशीमठ में लगभग 1000 साल पहले एक लैंडस्लाइड आया था, जिसके चलते कत्यूरी राजाओं को अपनी राजधानी जोशीमठ से शिफ्ट करनी पड़ी थी। इसके बाद 1970 और 71 की बाढ़ के बाद जोशीमठ में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने लगी। तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं था बल्कि ये यूपी का ही हिस्सा था। तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1976 के आसपास एक कमेटी गठित की थी। उस समय गढ़वाल के कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में जियोलॉजिकल स्टडी के लिए एक कमेटी बनाई गई। मिश्रा ने जियोलॉजिस्ट की मदद से गहन जांच की और एक टू द पॉइंट रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं बल्कि पहाड़ों के मलबे पर बना है जो अनस्टेबल है और अगर जोशीमठ को बचाना है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कम करने की जरूरत है और अगर कोई खास कंस्ट्रक्शन करना भी है तो उसे गहन जांच के बाद ही शुरू किया जाए और जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद किए जाए। जोशीमठ के आसपास एरेटिक बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों को बिल्कुल ना छेड़ा जाए और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की बात कही गई। जोशीमठ के आसपास के एरिया में पेड़ लगाने की बात भी कही गई थी ताकि जमीन की पकड़ बनी रहे और पानी की निकासी के लिए परमानेंट ड्रेनेज बनाने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन ये गवर्नमेंट रिपोर्ट थी और सरकारों ने इस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में वो सब हो रहा है जिसके लिए 1976 में बनी मिश्रा रिपोर्ट में मना किया गया था। इस बीच जोशीमठ में आर्मी के लिए एस्टेब्लिशमेंट बनाई गई, आईटीबीपी का कैंप बनाया गया, ओली में कंस्ट्रक्शन हुआ, तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के आसपास कंस्ट्रक्शन किया गया, बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े होटलों का निर्माण किया गया जिससे जोशीमठ के स्लोप पर काफी छेड़छाड़ हुई और ड्रेनेज की व्यवस्था न होने की वजह से होटलों और घरों से निकलने वाले पानी ने स्लोप को खोखला कर दिया, जिसके चलते आज जोशीमठ एक टिकिंग टाइम बम में तब्दील हो गया है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक जोशीमठ की इस हालात के पीछे तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम परियोजना के तहत बन रहे हेलांग बाईपास की सबसे अहम भूमिका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो टनल खोदी जा रही है उसकी खुदाई के लिए पहले जहां ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया गया वहीं टनल बोरिंग मशीन ने साल 2009 में जोशीमठ के पास एक पुराने वाटर सोर्स को पंचर कर दिया था जिससे जोशीमठ में पानी की समस्या तक पैदा हो गई थी। उस वक्त इसे लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए थे और एनटीपीसी ने इस नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही थी। हालांकि ये टनल बोरिंग मशीन कई बार फिर फंसी और इसे फिर निकाला गया जिसके लिए ब्लास्टिंग भी की गई और साल 2019 में ये टनल बोरिंग मशीन आखिरी बार फिर फंसी थी और अभी भी वहीं फंसी हुई है और टनल का काम अभी भी 2 किलोमीटर तक बचा हुआ है। फिर फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में आई भीषण बाढ़ ने भी जोशीमठ को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हेलांग बाईपास के निर्माण के दौरान भी एहतियात नहीं बरती गई जिसका परिणाम आज जोशीमठ भुगत रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने कमजोर एरिया में इतने बड़े बड़े निर्माण करने के दौरान किसी तरह की हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी तक नहीं की गई। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि धरती के अंदर पानी की स्थिति क्या है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सरकारों का दोष है। इसकी ओर आम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक इसे एक गांव ही रहने देना चाहिए था। लेकिन अर्बनाइजेशन और व्यापार के चलते इस इलाके पर इमारतों का बोझ बढ़ता गया, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। यही नहीं, जियोलॉजिस्ट की माने तो जोशीमठ के नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, वो भी लगातार पहाड़ के स्लोप की जड़ को काट रही है। चार धाम परियोजना के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी ताकि पहाड़ी इलाकों को बचाया जा सके, लेकिन ये फैसला भी सरकार के हक में रहा था और अब जोशीमठ में इस परियोजना के परिणाम भी दिखने लगे हैं। यानी व्यापारियों से लेकर सरकारी बाबुओं और इंजीनियर्स द्वारा जियोलॉजिस्ट की अनदेखी के चलते पहाड़ों का ये हाल हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इस पर मेरा जवाब यही है कि अब सिर्फ लोगों को बचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।